नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला कानपुर, इलाका बिधुना बिधनु इलाका बिधनु और थाना शिवराजपुर। हुआ कुछ यूं कि 20 मई 2024 को बिधनु के छोटी बतौली गांव में संजय दुबे के बेटे संजय दुबे की बेटी राखी, जिसकी शादी शिवराजपुर इलाके के कड़लीपुरवा के शिवनारायण अग्निहोत्री उर्फ श्यामू से की गई थी, श्यामू थाने पर पहुंचा और थाने पर उसने बताया कि मेरी पत्नी और उसके 3 बच्चों को, 2 लड़के और 1 लड़की। लड़की बहुत छोटी थी, लड़की की उम्र 3 महीने थी। ममतेश 8 साल का और अभिषेक 6 साल का। बोले 3 बच्चों के साथ मेरी पत्नी का अपहरण मेरे ससुर, मेरी सास और मेरे दोनों सालों ने किया है। पुलिस उससे अपहरण करने का कारण पूछती रही। उनका साहब वो बहुत चिढ़ते थे और बहुत परेशान करते थे, ये था वो था। पुलिस ने कहा कि वो किसी के साथ चली गई होगी, अपहरण कौन करेगा। बहरहाल पुलिस ने गुमशुदगी लिख ली, बच्चों का हुलिया लिया और पत्नी का हुलिया लिया। पत्नी के बारे में सब, पत्नी का नाम राखी था, पत्नी के बारे में सब जानकारी इकट्ठा की, फोटोग्राफ मांगी और लिख लिया उसमें गुमशुदगी। पुलिस ने उनके बैकग्राउंड की तलाश की, जानना चाहा तो ये पता लगा कि बतौली गांव में संजय दुबे अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी नीता थी, बेटी राखी थी, 2 बेटे थे राजू और अशोक। और आज से करीब 10 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी राखी की शादी कड़लीपुरवा गांव के शिवनारायण अग्निहोत्री और श्यामू के साथ कर दी थी। राखी के 3 बच्चे हुए, मैंने आपको बताया, ममतेश, अभिषेक और 3 महीने की बच्ची रिद्धि। शादी के तुरंत बाद ही राखी को ये पता लगा कि उसका पति श्यामू शराब का लती है, एडिक्ट है शराब पीने का। और शुरुआत में नई शादी थी, थोड़ा उस समय वो उतना जिसको कहते हैं कि उतना तांडव उसके शराब पीने के बाद का नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उस पर, राखी पर जुल्म बढ़ता चला गया। इसके बाद बच्चे होते गए, बच्चों के साथ भी वो जुल्म करता रहा, उन्हें मारना, पीटना, परेशान करना, ये सब वो करने लगा। जब भी शराब पीकर आता था, दिन में काम करता था, सुबह जाता था बिल्कुल ठीक ठाक, बच्चों से मिल के जाता था, पत्नी से पूछ के जाता था क्या लाना है, कौन सी सब्जी क्या, और शाम को आते आते वो राक्षसों जैसा व्यवहार करने लगता था। बहुत बार जब उसके साथ मारपीट हुई तो राखी ने अपने मायके वालों को, खासकर अपने दोनों भाई राजू और अशोक, अपने पिता और माता को इस बात की शिकायत की। लेकिन आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर उसके मायके वालों ने, वो कुछ मदद करने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हारी शादी हो गई, तुम अपनी ससुराल पहुंच गई, ये किसी भी तरह से मैनेज करो, तुम्हें ये मैनेज करना होगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। राखी परेशान हो गई और फिर अचानक 17 मई 2023 को वो अपने तीनों बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई। 20 मई को उसके पति श्यामू थाने पर उपस्थित हुए और उन्होंने कहा साहब ऐसे ऐसे हमारे पत्नी और इनका सबका अपहरण कर लिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली, अपना
ढूंढने का जो गुमशुदगी के तमाम एसओपी में है, पोस्टर छपवाए गए, रेलवे स्टेशन बस अड्डे पर लगाए गए और प्रसारित कराया गया। जो भी हो सकता है पुलिस से, पुलिस ने किया। लेकिन 20 मई से होते होते 28 जुलाई 2024 को श्यामू ने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट में उसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों के अपहरण की बात रखी और ये कहा कि साहब ये मेरा मूल प्रार्थना पत्र है जिसमें मैंने शुरू से अपने पत्नी और बच्चों के अपहरण की आशंका जताई थी अपने सालों और ससुर के खिलाफ, लेकिन पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की और हमसे एक दूसरी दरखास्त गुमशुदगी की लिखवा ली। पुलिस ने न तो हमारी पत्नी को बरामद किया और न ही हमारा कोई सहयोग कर रही है। हम ये कहते हैं कि हमारे अपहरण का मुकदमा लिख लिया जाए और फिर उसकी लाइट में उसकी तफ्तीश की जाए, लेकिन पुलिस कुछ सुनने को तैयार नहीं है। खैर, पहले तो कोर्ट से नोटिस जाती है, सबको नोटिस गई और फिर ये कि साहब बताइए आपने क्या किया। लेकिन अदालत जब पुलिस के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो उसने कानपुर के पुलिस कमिश्नर को तलब किया। कानपुर के पुलिस कमिश्नर हाई कोर्ट में तलब हुए। उनसे कुछ तल्ख सवाल किए गए। वापस लौटते ही पुलिस कमिश्नर ने इस प्रकरण में जो जांच करता थे शिव शंकर पटेल, उनको सस्पेंड कर दिया। पहुंचते ही पहला काम किया, जब अदालत से वापस आए उसको सस्पेंड कर दिया और जांच इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को सौंप दी। उसने देखा कि ये लंबा बवाल है। कमिश्नर साहब को अदालत ने बहुत धमका दिया। कमिश्नर साहब गुस्से में आए और जिसकी वजह से अदालत ने तलब किया था उसको सस्पेंड कर दिया और अगर अभी अगली तारीख तक कुछ नहीं होगा तो हम भी सस्पेंड किए जाएंगे। उसने ताबड़तोड़, पहला तो वापस आते ही उनके वो मुकदमा लिख लिया गया अपहरण का, क्योंकि आरोप पुलिस पे यही लगाया था उसने कि साहब पुलिस हमारी अपहरण की एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है। पहले अपहरण का मुकदमा लिखाया गया और अपहरण का मुकदमा लिखाते ही इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सीधे घर पहुंचे और श्यामू के ससुर और उसके दोनों सालों को बांध ले आए थाने पर। श्यामू के ससुर बुजुर्ग थे और जैसे ही वो थाने में पहुंचे बेहोश होकर गिर पड़े। उनको फौरन थाने से रवाना कर दिया गया कि कौन बवाल में पड़ेगा अगर अभी यहीं पर हार्ट अटैक हो गया इनको। तो उन्हें थाने से भगा दिया गया और राजू और अशोक को पुलिस ने जेल भेज दिया। अब देखिए, इसलिए कि कल को अगर अदालत पूछेगी आपने क्या किया तो हम सीना तान के कहेंगे कि साहब हमने नामजद दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया, लेकिन लड़की बरामद नहीं हुई। अदालत लड़की से ज़्यादा यानी महिला से ज़्यादा उन 3 बच्चों पर ज़्यादा वो पूछताछ कर रही थी कि चलिए ठीक है, महिला मान लिया किसी के साथ भाग गई, जैसा पुलिस कह रही है कि साहब इसका इससे था उससे था, जो पुलिस हमेशा कहती है आप गुमशुदगी लिखवाने जाइए, ईश्वर न करे आपको गुमशुदगी लिखवाने के लिए किसी थाने में जाना पड़े, लेकिन आप गुमशुदगी लिखवाने किसी महिला या लड़की की जाइए, पुलिस बिल्कुल तपाक से बिना 1 सेकंड विलंब किए यही बताएगी भाग गई होगी। पता करो किसके साथ इसका अफेयर था, पता करो किसके साथ घूमा करती थी। तो पुलिस यही कहती रही कि वो चली गई तो अदालत ये पूछती थी बच्चे कहाँ गए। 3 बच्चे हैं। बच्चों को लेकर अदालत बहुत सख्त थी। जब बच्चे बरामद नहीं हुए, अगली तारीख पर जब एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट के सामने पढ़ी जाने लगी तो फिर वही अपनी सारी तीरंदाजी के बताने के बाद जब अदालत ने पूछा कि कौन कौन बरामद हुआ, पता ये लगा कोई बरामदगी नहीं हुई है। किस्सा कहानी 20 पेज में सबमिट किया गया, ये कर दिया वो कर दिया, इधर कूदे उधर फांदे और ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, सिर के बल चले, लेकिन लड़की बच्चियां बच्चे और पत्नी उसकी बरामद नहीं हुई। लिहाजा फिर तल्ख टिप्पणी हुई
और इसके पहले कि वो अदालत से वापस लौटते इंस्पेक्टर साहब, कमिश्नर साहब ने उनको भी सस्पेंड कर दिया। नई जिम्मेदारी मिली ब्रिजेश सिंह, इंस्पेक्टर ब्रिजेश सिंह को, लेकिन वो भी अपनी जगह से हिले नहीं और महिला को खोज नहीं पाए। चूंकि मामला पुलिस कमिश्नर को खुद देखना था, क्योंकि उनको हाईकोर्ट देख रही थी, लिहाजा ब्रिजेश सिंह से जांच वापस करके शिवराजपुर थाने के इंचार्ज अरविंद सिंह सिसोदिया को दे दी गई। अदालत को ये बताने के लिए कि साहब ये किया और इसने ये गलती की, इसको हटा दिया, अब ये कर रहा है तो इसने ये गलती की, इसको हटा दिया, उसको सस्पेंड कर दिया। अब जो टीम लगाई है वो मेहनत कर रही है और बहुत जल्दी हम उसको बरामद कर लेंगे। बहरहाल अरविंद सिंह सिसोदिया को दी गई और उसके बाद सिसोदिया ने कई टीमें बनाई, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। इधर दोनों भाई 17 महीने से जेल में ही थे। महिला के साथ 3 बच्चे भी थे, इसलिए हाई कोर्ट बहुत शॉर्ट डेट्स में बराबर पुलिस को तलब कर रही थी। कमिश्नर साहब भी परेशान थे कि ये बरामद नहीं कर पा रहे हैं, ये फिर हमको तलब किया जाएगा। तलबी से वरिष्ठ अधिकारी, हाई कोर्ट की तलबी से खासकर वरिष्ठ अधिकारी बहुत विचलित होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि कोर्ट के भीतर जाने पर जो दुर्गति होती है वो पुलिस अधिकारी ही जानते हैं। इसलिए जब भी वहाँ डेट पड़ती थी और क्या किया है ये बताना होता था, तो कोई न कोई आदमी सस्पेंड करके फिर नए सिरे से जांच की बात कर अदालत में की जाती थी। तभी कुछ यूँ हुआ कि इसी 3 नवंबर को, जिस दिन भैया दूज थी, उस दिन महिला यानी राखी अपने 3 बच्चों के साथ अपने घर पहुंच गई। उसको देखते ही उसके पिता हक्का बक्का रह गए। दादा उसके जीवित हैं, वो भी हक्का बक्का रह गए। पूरा गांव टूट पड़ा कि वो जिंदा है। वो भी हक्का बक्का हो गई राखी। उसने कहा क्या बात हो गई, मैं तो पति से परेशान होकर घर छोड़कर चली गई थी। तो लोगों ने बताया कि तुम्हारे अपहरण के आरोप में पिछले 17 महीने से तुम्हारे दोनों भाई जेल में बंद हैं। आनन फानन में इंस्पेक्टर अरविंद सिंह सिसोदिया खुद पहुंच गए और फौरन उन्होंने लिखा पढ़ी की और ये बताया कि मैंने बरामद किया। जो लोग पुलिस में हैं, पुलिस परिवार से हैं या पुलिस को नज़दीक से जानते हैं, वो इस बात को समझ गए होंगे। भदौरिया साहब ने बताया कि बस वो चौराहे पे थी, मुझे सूचना मिली, दौड़ के मैंने उसे पकड़ लिया। जबकि वो घर आ गई थी, गांव इकट्ठा हो गया था, तब भदौरिया साहब को सूचना मिली, तब वो वहां पर पहुंचे। पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर 17 महीने वो कहाँ थी और क्यों उसने ऐसा किया था। फिर वो बहुत रोई वहाँ पर जब उसे ये पता लगा कि उसके 2 भाई उसी के अपहरण की इल्ज़ाम में या अपराध में जेल में बंद हैं। उसने कहा कि मैं तो अपने भाइयों को भैया दूज का टीका लगाने आई थी, मुझे ये सब कुछ नहीं पता है। मैं अपने पति के मारने पीटने से, बच्चों की प्रताड़ना से इतना परेशान हो गई थी कि खुद घर छोड़कर चली गई थी। सबसे पहले वो 2-4 दिन चौबेपुर पहुंची, वहाँ रही, उसके बाद वृंदावन चली गई। वृंदावन में तमाम आश्रम हैं जहाँ खाने को भोजन मिल जाता है और उसके बदले वहाँ पर कुछ आश्रम के काम जो करने होते हैं वो बहुत अपनी इच्छा से वो सब काम करती रही और बच्चों के लिए भोजन का इंतज़ाम उसके होता रहा। वहीं पर कोई और एक साधक उसको मिल गए जिनका फर्रुखाबाद में कोल्ड स्टोरेज था। तो उन्हें दया आई, उन्होंने कहा तुम चलो कोल्ड स्टोरेज में तुम्हारे रहने की अलग व्यवस्था है, तुम वहाँ तुम्हें कोल्ड स्टोरेज का काम दे देते हैं, जो कुछ पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण आराम से हो जाएगा। उसके बाद काम करने के बाद वो वापस वहाँ से रनिया चली आई और फिर 3 नवंबर को भैया दूज के दिन अपने भाइयों को भैया दूज का टीका लगाने के लिए। देखिए, भैया दूज का, रक्षाबंधन और भैया दूज ये ऐसे त्यौहार हैं
जो भाई बहन के रिश्ते को जिन्होंने इन दोनों त्योहारों ने भाई बहन के रिश्ते को बहुत मजबूत कर रखा है। कितनी भी तलखी हो दोनों के बीच, भाई बहन के बीच, कितनी भी ऐसी बात हो कि वो आना जाना न चाहें, लेकिन रक्षाबंधन के दिन बहन राखी बंधवाने के लिए और भैया दूज के दिन टीका लगाने के लिए ज़रूर अपने भाइयों के पास जाती है। मजबूर है, अगर नहीं जा सकती है तो भाई ज़रूर अपनी बहनों के पास पहुंचते हैं। वहाँ पुलिस ने जब देखा तो राखी के बाबा राम आधार दुबे मिले। बहुत कच्चा छोटा सा मकान था और उनसे पूछा गया, पुलिस ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी पोती ससुराल छोड़कर क्यों चली गई, मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। बस हमने घर में अपने बेटों से और बहू से ये सुना था कि पति उसका खाना खाने को नहीं देता है और शराब पीकर रोज़ मारता पीटता है और उसी के बाद वो चली गई और इसके अलावा हमारे परिवार को कुछ भी नहीं पता। बाबा ये बताते हैं कि मेरे बेटे और उनके 2 लड़कों को पुलिस उठा ले गई। चूँकि बेटा मेरा हार्ट का मरीज़ था, थाने में पहुंचते ही गिर पड़ा, इसलिए उसे छोड़ दिया। पड़ोस के रहने वाले अशोक द्विवेदी भी कहते हैं कि इस परिवार की स्थिति बहुत खराब है, यानी लड़की के परिवार की। अशोक और राजू किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी ने, यानी इनके लड़की के पति के घर वालों ने मुकदमा दर्ज करा के उन्हें जेल भिजवा दिया। अभी तक जोड़ जोड़ कर पैसा खर्च किया उन लोगों ने, वकील उनका सारा पैसा खा गए और उन दोनों की बेचारों की जमानत भी नहीं हो पाई। इस दिवाली पर उनका परिवार दिया छोड़ने की बात तो बहुत दूर, जार जार रोता रहा। अशोक कहते हैं कि बिटिया को वहाँ प्रताड़ना मिली इसलिए वो कहीं चली गई, लेकिन ससुराल वालों ने उल्टा इन्हीं लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। आगे वो कहते हैं कि हम लोगों ने समझाया कि तुम लोग एक मुकदमा लिखवा दो, नहीं तो फिर तुम पे आरोप आएगा, लेकिन उन्होंने कहा साहब मुकदमा लिखवाने और मुकदमा लड़ने में बहुत पैसा खर्च होता है और हमारे पास पैसा नहीं है कि मैं इतना पैसा खर्च करके मुकदमा लिखवाऊं भी और मुकदमा लड़ूं भी। इसलिए ये अपनी तरफ से कोई मुकदमा नहीं लिखवा पाए, बल्कि ससुराल वालों ने मुकदमा लिखवा दिया और उसके बाद इन्हें जेल भी भेज दिया। लड़के के घर वाले भी यही कहते रहे कि नहीं साहब, लड़की चली गई थी और पता नहीं किसके साथ थी, ऐसा कैसे होगा कि अकेले चली जाएगी और अकेले रहेगी। अपने घर उसने कभी किसी को फ़ोन क्यों नहीं किया, क्योंकि जब वो आई है घर अपने भैया दूज पर उसके पास मोबाइल फ़ोन था, क्यों नहीं अपने घर वालों को बताया, क्यों नहीं पुलिस वालों को बताया, क्यों नहीं हमारे यहाँ हमसे संपर्क करती। ससुर और उसके बाकी भाई श्यामू के कहते कि हमको बताना चाहिए था। इस तरह की बात टाल मटोल करने वाली है। लोगों ने बताया कि बेटी अब इनकी मिल गई है, तो वो पास में ही यहाँ रनिया में कुछ दिन फैक्ट्री में काम किया उसने, फर्रुखाबाद में। और फिर ये भी बताया कि वृंदावन कौन बहुत सा विदेश में था, ये लोग भी अगर गए होते, ढूंढा होता तो वृंदावन में ज़रूर इसका पता लग जाता। लेकिन इन लोगों को शक ये हो गया उसके आने के बाद कि वो अकेले नहीं रही होगी और जो बातें हैं वो छिपाई जा रही हैं। पुलिस से भी जो पुराने पुलिस अधिकारी जो सस्पेंड हुए, जो ट्रांसफ़र हुए, जो लाइन हाजिर हुए, उनसे पूछा गया तो उनके पास तो 100 कहानियाँ बिल्कुल रेडीमेड कि साहब हमने महिला का आधार कार्ड चेक कराया था कि कहीं प्रयोग तो नहीं हुआ, उसका बैंक अकाउंट चेक कराया कि कभी पैसा तो नहीं निकाला गया, आसपास के ज़िलों में तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं लगा। बहुत डिटेल में बताएगा कोई इस तरह का नाकाम और नकारा पुलिस इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, अगर आप उसके नाकामी को पूछेंगे तो बहुत ढेर सारे किस्से उनके पास रेडीमेड होते हैं और वो आपको सुना देंगे। शिवराजपुर के थाना अध्यक्ष से जब प्रेस वालों ने पूछा तो उन्होंने कहा अरविंद सिंह सिसोदिया से कि अभी महिला अपने मां के साथ ही गई है और गई है। फर्रुखाबाद के बाद
वो यहीं कानपुर देहात में पास में कहीं रनिया में रहती थी और किसी के साथ रहती थी, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। जो लोग इसको लेके टिप्पणियां कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं ये वो ही जाने, लेकिन इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले हैं। मामला देखिए गुमशुदगी में दर्ज हुआ था। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मायके वालों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज हुआ और एक पुलिस अफसर के मुताबिक इसमें कभी भी हत्या का मामला दर्ज नहीं हुआ था। हत्या का मामला तभी दर्ज होता है जब गायब व्यक्ति का शव मिल जाए या शव मिलने की संभावना हो, लेकिन चूंकि लापता महिला स्वयं लौट आई है, बयान दर्ज हो चुका है, तो इसलिए कानूनी पहलू ये है कि इसके भाइयों की जमानत जल्दी हो जाएगी। आज की घटना देखिए, शराब ने एक नहीं 2 परिवार खराब किए। श्यामू का परिवार शराब पीकर खराब हुआ क्योंकि वो शराब पीकर पत्नी बच्चों को मारता था, माँ बाप हस्तक्षेप करते थे, उनको भी मारता था। तो पत्नी अपने बच्चों सहित आजिज आकर घर छोड़कर चली गई। लड़की के मायके वाले आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे, वो कुछ कर नहीं सके और अपनी बहन की कोई मदद वो दोनों भाई नहीं कर सके। ये बात, इस सच्चाई को जानते हुए लड़की के पति ने सब लोगों के खिलाफ, पूरे परिवार के खिलाफ अपहरण का मुकदमा कायम कराने की कोशिश की, लेकिन ये काहिल पुलिस अपनी जगह से नहीं हिली। कोई दरोगा, इंस्पेक्टर, किसी ने हाथ पैर ही नहीं मारे कि उसको बरामद करने का प्रयास करते, जानने का प्रयास करते, क्यों चली गई, किसके संपर्क में रही होगी, और अगर लोग यहाँ से भाग के जाते हैं महिलाएं, तो किस आश्रम में, किस जगह पे जाते हैं। बिल्कुल हिले नहीं। और उसका नतीजा ये हुआ कि ऐसे ही पुलिस वालों और इंस्पेक्टर्स के नकारेपन के कारण पुलिस कमिश्नर को अदालत में हाजिर होना पड़ा। देखिए, अदालत में हाजिर होना ये बहुत तकलीफदेह होता है। अदालत में जिस दिन हाजिरी होती है किसी जिले के प्रभारी की, यानी एसएसपी की या कमिश्नर की, जब अदालत तलब करता है कि ये व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बताएं कि अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, उस दिन अदालत खचाखच भरी रहती है वकीलों से। ऐसे वकील भी जिनका उस कोर्ट में न कोई मुकदमा है, न कोई लेना देना है, वो भी आके वहाँ खड़े रहते हैं कि आज एसएसपी साहब या कमिश्नर साहब आने वाले हैं, और वो तमाशा देखने के लिए अदालत में होते हैं। बेचारा पुलिस अधिकारी वहाँ अदालत में पहुँचता है, हाथ बांधे खड़ा रहता है। पुकार जब होती है तो सरकारी वकील साहब इशारा करके उसको जज साहब के सामने बुलाते हैं, और इस बीच में जब वो खड़ा होता है उसकी तरफ देख देख कर फुसफुसाहट में तमाम टिप्पणियाँ होती रहती हैं। कान तो बंद नहीं कर सकता वो पुलिस अधिकारी, लेकिन टिप्पणियाँ होती रहती हैं। और फिर जब सरकारी वकील उनको जज साहब के सामने उपस्थित करता है तो जज साहब भी शुरुआत में ही तल्ख टिप्पणी करते हैं, बहुत तल्ख टिप्पणी करते हैं। और जैसे ही अदालत की तल्ख टिप्पणी आती है, वकील की तो जैसे वो मजा लेने लगते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। देखिए, सरकारी वकील अधिकारी को जैसे ही डिफेंड करना शुरू करता है कि माय लॉर्डशिप ये ऐसा नहीं था, ये था और इसने ये किया, तो अदालत सबसे पहले सरकारी वकील को भी डपट देती है, चुप रहिए, इनको जवाब देने दीजिए। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं भुक्तभोगी भी हूँ, और अब तो बहुत अच्छा हो गया है, अदालतों की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होती है। आपको हजारों हजार क्लिप्स अदालतों की कार्रवाई के मिल जाएंगे। आप देखिएगा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बिल्कुल इसी तरह होते हैं। और जब अधिकारी डपटा जाता है तो तो वकील बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वकीलों और पुलिस की अदावट बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। वकील चाहता है कि पुलिस उसका वाला करे, पुलिस चाहती है कि वकील उसको अदालत में न घसीटे किसी भी कारण से। कोई न कोई पक्ष जब वकील के पास जाएगा तो वकील वहाँ पर मिर्च लगा लगा के पुलिस की बदनामी भी करता है, शिकायत भी करता है। पुलिस को ये अच्छा नहीं लगता। तो ये अदावट
बहुत पुरानी है। और आप ये देख लीजिए, ये अदावट इतनी पुरानी है कि जब जब पुलिस को मौका मिला है कि कोई बवाल हो गया या कोई प्रकरण हो गया या कोई कोई ऐसी बात हो गई, तो फिर ये पुलिस मिल के वकीलों को रुई की तरह धुनती है। बाद में भले वो बर्खास्त हो जाएं, सस्पेंड हो जाएं, मुकदमा कायम हो जाए, लेकिन जब जब पुलिस को मौका हाथ लग गया तब तक पुलिस ने रुई की तरह धुना। ताज़ा प्रकरण में आपको गाज़ियाबाद में डिस्ट्रिक्ट जज साहब के कोर्ट की का मामला है। पूरी बात मुझे पता नहीं है, लेकिन क्लिप्स में मैंने देखा है कि पुलिस ने फिर दौड़ा दौड़ा के रुई की तरह उनको धुना था, खूब धुना था। ऐसे सैकड़ों प्रकरण हैं कि ये तल्खी, ये अदावट, ये अंदर ही अंदर सुलगती रहती है। जब पुलिस को दांव लग गया तो पुलिस अपनी उतार लेती है, और जब वकील का दांव लग गया तो वकील अपनी उतार लेता है। लेकिन ये कभी आपको सामंजस्य में ये दोनों विभाग नहीं मिलेंगे, एक दूसरे के सामने ही मिलेंगे। देखिए, जलालत झेल के जैसे उस दिन कमिश्नर साहब प्रस्तुत हुए, पूछा जाएगा उनसे, अदालत यही पूछेगी कि भाई आपके पास वो अपहरण की दरखास्त लेके गया था, आपकी पुलिस ने नहीं लिखा, गुमशुदगी लिख दी। फिर जब अदालत ने हस्तक्षेप किया तो आपने अपहरण का मुकदमा लिख दिया, लेकिन आज तक आप बरामद क्यों नहीं? क्या दिक्कत है आपको, बताइए। अदालत आपकी कैसे मदद करे? किसको हम चिट्ठी लिख दें कि आपको ज़्यादा फोर्स मिल जाए, साधन मिल जाए? आप बताइए। वो नहीं 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 मैं लॉर्डशिप मैं सब कर लूँगा, थोड़ा वक्त दिया जाए। इस तरह से ही ये सामान्य सा जवाब होता है। तो उसी में तमाम तरह की बातें, व्यक्तिगत टिप्पणियां भी कभी कभी पुलिस पर अदालत कर देती है। और जब वहाँ से भिनभिनाए हुए कमिश्नर साहब या एसएसपी साहब वापस आते हैं तो पहला काम करते हैं कि जिसके नकारेपन की वजह से या जिसकी वजह से उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ा, उसको सस्पेंड करते हैं विदाउट फेल। एकाध किसी प्रकरण को आप छोड़ दीजिए तो आते ही वो आदमी जिसकी वजह से, जिसके पास केस था या जिसका थाना था या जिसने सही इन्फॉर्म नहीं किया या जिसने अदालत में अपना जवाब दाखिल करते समय गलती की, तो उसको सबसे पहले सस्पेंड किया जाता है। फिर उसके बाद ऐसी नौबत फिर ना आए कि अदालत फिर से बुलाए तो विवेचक की बदली की जाती है, विवेचकों को लाइन हाजिर किया जाता है। लेकिन ये मोटी चमड़ी के जो दरोगा होते हैं, वो इसी में जब उनको लगेगा कि अब अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब की बार कप्तान साहब को बुलाया गया तो वो हमको सस्पेंड करेंगे, तो वो केस का फर्जी खुलासा कर देते हैं, जैसा इसमें हुआ। जब पहले वाले इंस्पेक्टर सस्पेंड हुए तो दूसरे वाले ने पहली फुर्सत में लड़की की दोनों भाइयों और बाप को थाने पर जमा करा दिया और दोनों को जेल भेज दिया बिना एविडेंस के, बिना लड़की या बच्चों की रिकवरी के। जबकि बहुत सामान्य सी बात है कि इस तरह की महिलाएं जब घर परेशान होकर छोड़ती हैं, प्रताड़ित होकर जब प्रताड़ित की जाती हैं, छोड़ती हैं, तो वो अयोध्या, काशी और वृंदावन ही जाती हैं। बहुत सामान्य सी बात है, गांव में लोग, घर में लोग ये बात जानते हैं, क्योंकि महिलाओं का और कहीं जाना उतना सुरक्षित नहीं है। काशी में भी बहुत ढेर सारे आश्रम हैं, विधवाओं के आश्रम हैं, जहाँ महिलाएं एक साथ एक जगह रहती हैं, ऐसे बहुत से आश्रम हैं। इसी तरह वृंदावन में हैं, इसी तरह अयोध्या में है। तो अगर भागेंगी, कोई मर्द साथ में नहीं है, बच्चे हैं, तो इन 3 जगहों पे जाती हैं। और ये महिला भी जब लौट के आई तो ये लंदन नहीं गई थी, ये वृंदावन में थी। तो और इसी तरह मुस्लिम महिलाएं हैं, जब वो भागती हैं तो वो अजमेर शरीफ की, चौसा शरीफ या तमाम और दरगाहें जो हैं वहाँ पे जाती हैं, जहाँ पर उनकी थोड़ी सेफ्टी हो और 2 जून की रोटी उनको मिल जाए। लेकिन ये शिवराजपुर की काहिल पुलिस अपने थाने से टस से मस नहीं हुई। गए होते कहीं, कोई दूरी की बात नहीं थी, टीमें बनाई गई होती, इन 3 जगहों पे ढूंढा गया होता तो हो सकता है महिला मिल जाती, उनकी भी जलालत बचती और उसके कप्तान की या उसके कमिश्नर की भी इज्जत महफूज होती। लेकिन बहुत मोटी चमड़ी के होते हैं, कुछ कुछ तो ऐसी मोटी चमड़ी के होते हैं, ऐसा किस्सा बता देंगे आपको कि आपको लगेगा कि बस
गंगा से सीधे निकल कर आया है, मेरे सामने ये पूरा बयान कर रहा है। और ऐसी छीछा लेदर पुलिस की कराते हैं ये लोग कि मैं बता नहीं सकता। तो वो टस से मस नहीं हुई, सस्पेंड होते रहे, उनका पुलिस कमिश्नर भी अदालत में जलील होता रहा, पर उनकी मोटी चमड़ी पर कोई असर नहीं हुआ। अगर बात करिए इनकी, तो इनसे बड़ा बतौलेबाज जिसको कहते हैं, बातूनी कहानियां किस्से बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। किसी ट्रेन के डिब्बे में कोई इसी तरह का पुलिस अफसर मिल जाए तो पूरे सफ़र भर आप उसकी बस कहानी सुनिए, भांति भांति की कहानी बताएगा। एक गोली में 5 अपराधियों को मार देगा बात बात में। लेकिन न तो वो अपने कप्तान की इज्जत से उन्हें कोई मतलब रहा, और न ही अपने सस्पेंड, बर्खास्त, ट्रांसफ़र लाइन हाजिर होने से कोई मतलब नहीं रहा। इनके पास कहानियाँ सैकड़ों होंगी, और एक से एक अलबेली कहानियाँ होंगी, करेंगे कुछ नहीं। इसलिए इस तरह की स्थिति में सब कुछ पुलिस के भरोसे मत छोड़िए। आप अपने स्तर से भी प्रयास करिए, खुद भी प्रयास करिए। खुद के प्रयास करने के लिए किसी कानून में कोई मनाही नहीं है, बस वो प्रयास आपराधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं थे, लड़की वाले दोस्तों को, रिश्तेदारों के लड़कों को, इन सबको लगा के अपने स्तर से ढूंढते, बातचीत करते, समाज में जाते, ससुराल के आसपास लोगों से बातचीत करते, कहाँ जा सकती है, महिलाओं की आपस में जो बैठक होती है, कहाँ की ज़्यादा बात करती थी, किस तरह परेशान होकर वो क्या करने को कहती थी, तो आपको कोई न कोई क्लू जरूर मिल जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए आप प्रयास अपने स्तर पे ही, अपने स्तर पर भी करिए। खाली पुलिस पर छोड़ देना ये ठीक नहीं होता। बहुत ढेर सारे अपराधों में घर वालों के अपने प्रयास से, घर वालों की अपनी मेहनत से बड़े बड़े अपराध भी खोले गए हैं, खुलासा हुआ है, अनावरण हुआ है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।